हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 18 मार्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द मोटिवेशनल कोट, देन फिर पढ़ेंगे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ, फिर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। ओके, सो लिखा हुआ है फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज। एक्चुअल में क्या है ना, देखो, ये इन बातों को ना हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है यही यही चीजें परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि अगर हम फेल नहीं होंगे ना तो हम सीखेंगे नहीं, अगर हम लोग मेरे भाई सीखेंगे नहीं तो आप चेंज नहीं होगे। देखो, इन चीजों को ना परमानेंट मत माना करो। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हमेशा जो चीज ए पे लागू हो रही है ना वो बी पे लागू नहीं हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है 100% लागू हो सकता है मेरे भाई कम प्रतिशत लागू हो। आपको इस बात को ये समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर ना कुछ यूनिक है, कुछ ना कुछ यूनिक है। उसको अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। जब भी खुद से मिला करिए, खुद से जरूर मिला करिए। हम लोग दूसरों से तो मिलना चाहते हैं, दूसरों से मोहब्बत करना चाहते हैं, दूसरों से केयर एक्स मतलब हम लोग चाहते हैं मेरे भाई, लेकिन हम खुद से नहीं चाहते। खुद से मोहब्बत करो, खुद से बात करो, खुद से केयर करो। अपनी 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 मेरे दोस्त पहले कहीं ना कहीं चिंता करना भी सीखो, चाहे वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो। तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार, मेरे अंदर ना ये एक्स चीज बहुत बहुत अलग है जो कि वाई में नहीं है। ठीक है, मतलब एक चीज, मतलब मेरे में ये चीज है जो ए में नहीं है या बी में नहीं है, मेरे दोस्त में नहीं है, मेरे पड़ोसी में नहीं है, मेरे साथ के कलीग्स में नहीं है। तो मुझे उस चीज पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये फिर सारी चीजें ना, ये सारी चीजों का मेरे तो अर्थ फिर अलग हो जाता है। ठीक है, अब आपने अपने पे काम करना शुरू कर दिया ना तो फेलियर आएगा तो वो लर्निंग लेकर आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप फेलियर का मतलब क्या है? मम्मी ने मेरे को बोला बेटा एक काम करना, जाकर होली पे गुजिया बना दे। मैंने कहा मम्मी गुजिया बना दूंगा। अब भैया गुजिया की मैंने अलग ही बना दिया मेरे भाई। बात समझना, गुजिया मम्मी मम्मी इज एक्सपर्ट। ओके, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने ट्राई किया मेरे भाई, उतना परफेक्ट नहीं बना। परफेक्ट क्या, बना ही नहीं। तो क्या मेरे दोस्त मैं बिल्कुल अनाड़ी हो गया, मैं बिल्कुल बेवकूफ हो गया, मैं किसी भी तरीके का बंदा नहीं रहा मेरे भाई? ठीक है, बात समझना बड़े ध्यान से। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। मेरे को वो चीज नहीं आती थी, जैसे 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 मैं उस काम को करना चाहूंगा ना तो मैं उसमें सीखता चलूंगा। तो वो मेरे लिए फेलियर नहीं था, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं किसी भी चीज की शुरुआत थी। और शुरुआत हमेशा टफ होती है। जब बचपन में आप मेरे दोस्त देखे होंगे अपने समय को, या अनुभव किया होगा, या मम्मी पापा बताते होंगे तो बोलते होंगे बेटा तुम जब छोटे थे ना तुम बेड पे सूसू कर जाते थे। क्या तुम इतने समझदार हो गए थे कि नहीं यार मेरे भाई, वो तुम अपने आप वॉशरूम चल के चले जाओगे? नहीं होता था ना। बात समझ रहे हो? तो छोटेपन में वही हर एक व्यक्ति जब किसी भी काम की शुरुआत करता है तो वो छोटापन ही होता है उसके लिए। और वहां पर कहीं ना कहीं वो गलतियां करेगा, चैलेंजेस आएंगे, वो अनभिज्ञ है, वो अनजान है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलोगे अपने आप चीजें आप सीखते चलोगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए मेरे भाई, खुद पे भरोसा रखिए। चीजें आपके लिए बेहतर होने वाली हैं और निश्चित तौर पर बेहतर होने वाली है। ठीक है, जय श्री राधे मेरे भाई। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, पहला सवाल देखिएगा। अभी मोदी जी की विजिट रही थी मॉरिशस में। ओके, अब मॉरिशस में उन्होंने तमाम एग्रीमेंट साइन किए। एक एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तमाम एग्रीमेंट साइन किए। बट ये वाला जो एमसीक्यू मैंने सेट किया है ये उनकी विजिट के कॉन्टेक्स्ट में है। पता है मित्रों, मोदी जी की विजिट के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, चलिए चेक करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ओसीआई कार्ड अभी मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट है, ओके, धर्मवीर गोकुल, उनको दिया था, धर्मवीर गोकुल को। और जो फर्स्ट लेडी है वृंदा गोकुल, उनको दिया था। तो ये तो पहला तो करेक्ट हो गया, पहला स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट जो धर्मवीर गोकुल है इन्होंने सक्सीड किया था। अब किसकी जगह पे ये अभी हाल फिलहाल प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो वो लिखा है पृथ्वीराज सिंह रूपुन की जगह पे। ओके, किसकी जगह पे मेरे भाई? पृथ्वीराज सिंह रूपन की जगह पे। तो यहां लिखा है प्रेसिडेंट धर्मवीर गोकुल सक्सीडेड सर, ये गलत है दोस्त। ठीक है, ये गलत है हमारा। यहां पर लिखा है पीएम मोदी गिफ्टेड होली गंगा वाटर फ्रॉम महाकुंभ 2025 टू प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, ये अपना करेक्ट है दोस्त। प्रेसिडेंट मोदी जी ने यहां पर श्री, अब देखो इनका नाम याद रखना, बट
पढ़ने में पहली दफा दूसरी दफा थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। श्री या सर सर शिव सागर, ओके, इनको बोलेंगे सर शिव सागर राम गुलाम, ओके, सर शिव सागर राम गुलाम। इनको मोदी जी ने यहां पर होमेज भी दी थी, श्रद्धांजलि भी दी थी, जो एक पोर्ट लुइस में एक बोटेनिकल गार्डन है मेरे भाई वहां पर, ओके। तो यहां पर ये भी अपना करेक्ट है, तो पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है, यानी ए स्टेटमेंट अपना करेक्ट बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त अगला देखना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वेव 2025। वेव 2025 के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? वेव 2025 के कॉन्टेक्स्ट में देखो, स्टेटमेंट वेज वही बना पाएगा जो फोकस होकर पढ़ा होगा कल, और जो फोकस होकर कल नहीं पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा, तो उसके लिए तुक्का मारने जैसा रहेगा ये, और कुछ नहीं रहेगा। ओके चलिए, यहां पर अपना जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है, पहला और तीसरा। उसका रीजन क्या है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया था कि $1 बिलियन का हम फंड दे रहे हैं क्रिएटर्स इकोनॉमिकली अंडर दी वेव 2025। चलिए ठीक है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल जो एंटरटेनमेंट समिट 2025 है, इट विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, नहीं भाई, ये इट विल बी हेल्ड इन मुंबई। ये आपका कहां होगा? ये मुंबई में होगा, ओके। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी विल बी एस्टैब्लिश्ड नियर द फिल्म सिटी इन मुंबई, और ये तो अपना करेक्ट है दोस्त, पहला करेक्ट है और अपना तीसरा करेक्ट है, ओके। सेकंड इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि वेव जो है वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा, तो पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। मान के चलो तुमने आंसर नहीं देखा, ओके। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको ऑर्गेनाइज किया था ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी ने, जो कि नेशनल वाटर मिशन के अंदर है मेरे भाई, ये करेक्ट है। जो फोकस है इस कॉन्फ्रेंस का वो था इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी, ये भी अपना करेक्ट है। इसको इनॉग्रेट किया था पाटिल साहब ने, जल शक्ति मिनिस्टर है सीआर पाटिल साहब, ये भी करेक्ट है। द इवेंट वाज हेल्ड इन मुंबई, द इवेंट वाज नॉट हेल्ड इन मुंबई, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ओके। ये कहां पर रहा था? नई दिल्ली में रहा था मेरे भाई। तो अपना पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है, ओके। अगला सवाल देखिएगा दोस्त, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीवी शब्द। पीवी शब्द के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? पीवी शब्द, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। फुल फॉर्म जरूर याद रखना, प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पीवी शब्द को लॉन्च किया था प्रसार भारती ने मार्च 2024 में। हाँ जी, ये पहले ही लॉन्च हो चुका, मार्च 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, ओके। ये लोगो फ्री डेली न्यूज आइटम प्रोवाइड करेगा वेरियस फॉर्मेट में, लाइक वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटोज, ये भी अपना करेक्ट है। जो फ्री एक्सेस है पीवी शब्द की एक्सटेंड कर दी गई है मार्च 2026 तक, ये भी करेक्ट है भाई, ठीक है। ये पहले 1 साल के लिए थे, फिर 1 और साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पीवी शब्द एक पेड सर्विस है फॉर लार्ज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ओनली। भाई साहब ये कोई पेड वेड नहीं है, अभी ये फ्री चल रहा है। अभी ये क्या चल रहा है दोस्तों? फ्री चल रहा है, ओके। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है और तीसरा करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग तमिलनाडु बजट 2025-26। अभी तमिलनाडु में अभी बजट प्रेजेंट किया गया था, तो उस दौरान जो स्टेट बजट रहा था उसमें जो रुपी का लोगो है, ओके, उसको रिप्लेस किया गया था। बात समझ में आ रही है? तो तमिलनाडु के जो सीएम है एम के स्टालिन, इन्होंने रिलीज किया था प्रमोशनल लोगो फॉर स्टेट बजट 25-26, ये करेक्ट है। लोगो को रुपी सिंबल को रिप्लेस किया गया था तमिल लेटर रू से, ओके। किससे मेरे भाई? एक तमिल लेटर है रू से, इसको रिप्लेस किया गया था रू से मेरे भाई, जो कि रूबई डिनोट करता है। रूबई बेसिकली करेंसी का तमिल वर्ड है, ओके। जो स्लोगन यूज हुआ था इस इन द लोगो, ये था एलआर कुम एलाम, ओके। एलआर कुम एलाम यानी एवरीथिंग फॉर एवरीवन, ओके। तो ये भी अपना करेक्ट है, ये भी अपना करेक्ट है। द रुपी सिंबल वाज डिजाइन बाय डी उदय कुमार। जो रुपी सिंबल है वो डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। हु इज रिलेटेड टू द करंट सीएम, करंट तमिलनाडु, जो कि करंट सीएम से कनेक्टेड है, नहीं मेरे भाई। ये असल में जो
मतलब फॉर्मर डीएम के एमएलए हैं, ठीक है, उनके बेटे हैं। तो यहां पर ये तो अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने नेशनल कॉन्टेस्ट जीता था 2010 में इस रुपी सिंबल के लिए। ओके, ये जरूर याद रखना। इसको डिजाइन किसने किया, तो आधा अधूरा ये करेक्ट है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा अपना यहां पर करेक्ट बनेगा, पहला दूसरा और तीसरा मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट दोस्त, नेक्स्ट। अरे आगे बढ़ जा भाई, फटाफट फटाफट आगे बढ़ना है। सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने अभी एक एमओयू साइन किया किस यूनिवर्सिटी के साथ, डायबिटीज मैनेजमेंट में आयुर्वेदा के माध्यम से रिसर्च को आगे ले जाने के लिए मेरे भाई। बताइए मित्रों। ओके, सो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, जादवपुर यूनिवर्सिटी। अब जरा कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे इंडिया का अभी एक एग्रीमेंट रहा था अर्जेंटीना के साथ, एमओयू की बात हो रही तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों एमओयू हुआ था, ये कहते हैं कि लिथियम एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए। ओके, लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। ओके, लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए यहां पर ये एग्रीमेंट रहा था। अच्छा, एक और याद रख सकते हैं, कोल एंड जो माइंस मिनिस्टर है, कोल एंड माइन मिनिस्टर, इनका नाम है जी किशन रेड्डी। ओके, जी के रेड्डी साहब, जी के रेड्डी साहब। एक है CSIR, सेंटर फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इंडिया, एंड NAST नेपाल। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था किस चीज के लिए, साइंटिफिक कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए। ओके, साइंटिफिक कोऑपरेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है ये वाला, CSIR इंडिया एंड NAST नेपाल के बीच में साइंटिफिक कोऑपरेशन को इनहेंस करने के लिए एग्रीमेंट हुआ। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग के क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता हुआ। कोल एंड माइन मिनिस्टर का नाम है जी के रेड्डी साहब, जी के रेड्डी साहब। क्लियर है दोस्त। एक और याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो मेरे भाई, भारत फोर्ज की एक सब्सिडरी है। ओके, इसका नाम है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड। ओके, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड। इसने एक समझौता किया है अभी AM जनरल USA के साथ। बड़ा एग्रीमेंट है ये, बड़ा एग्रीमेंट मेरे दोस्त। असल में है क्या, इसमें मेड इन इंडिया एडवांस आर्टिलरी जो कैनॉन्स है, मूवीज वगैरह में आप लोगों ने काफी देखा हुआ इसको, आर्टिलरी कैनॉन्स, इसकी सप्लाई की जाएगी। फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट होगा कैनॉन्स का इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर से। बात समझ में आ रही है। तो भारत फोर्ज की जो सब्सिडरी हो गई कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड, इसका समझौता रहा है आर्टिलरी कैनन को सप्लाई करने के लिए AM जनरल USA को, AM जनरल USA को। बात समझ में आ रही है मेरे भाई, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और क्या दिमाग लगा सकते हैं, और क्या याद लगा सकते हैं, और सोचो सोचो सोचो, और कौन कौन से MOU, अभी दिमाग लगाओ ना मेरे भाई, तभी तो मजा आने वाला है। अभी देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इसने भी समझौता किया। असल में अभी मॉरिशस के साथ भारत का समझौता रहा है। किस देश के साथ मेरे भाई, मॉरिशस के साथ भारत का समझौता रहा है। अब भारत की तरफ से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये मॉरिशस के साथ समझौता किया था किस चीज के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइम है उसको रोकने के लिए। फाइनेंशियल क्राइम, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, करप्शन आ गया, फ्रॉड आ गया, तो इन सबको रोकने के लिए यहां पर एक समझौता किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता हुआ है DBT का, DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, और ये समझौता रहा है यहां पर गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ, असम सरकार के साथ। किस चीज, एक ऐतिहासिक समझौता है ये वाला मेरे भाई। किस किस के तहत हुआ है ये, तो जो बायो E3 पॉलिसी है, एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। E3 में E का मतलब क्या है, ओके, इकोनॉमी एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट। पार्टनरशिप का उद्देश्य ही है इस पार्टनरशिप का कि जो बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी बूस्ट करना, बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। एक सवाल यह भी आ सकता है कि जो बायो E3 है,
पॉलिसी इसको कब अप्रूव किया गया था? तो यहां पर ये 2024 में, अगस्त 2024 में इसको अप्रूव किया गया था। पर्पस यही है कि बायो बेस्ड जो इनोवेशन है उसमें भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है, और उस उद्देश्य से 24 अगस्त 2024 को बायो ई3 पॉलिसी आई थी। और इसी पॉलिसी के तहत अभी गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ एक समझौता हुआ था हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए। ओके, इवन एक समझौता रहा था भारत का अर्मेनिया के साथ। अर्मेनिया के साथ किस चीज के लिए? तो ये जो समझौता था मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में हुआ था। मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में मेरे भाई ये समझौता रहा था। मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन 2-4 बार पढ़ेंगे, अपने को याद हो जाएगा। मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन के क्षेत्र में ये समझौता रहा था। इवन भारत ने एक समझौता नेपाल के साथ भी किया था वॉश के क्षेत्र में। वॉश क्या है मेरे भाई? वाटर सैनिटेशन हाइजीन। वाटर सैनिटेशन हाइजीन 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा मेरे भाई। वाटर सैनिटेशन हाइजीन। ओके, नेक्स्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सा जिसने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता किया? 2 लाख स्टूडेंट यूथ हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन करने के लिए। तो ये सरकार जो रही थी आंध्र प्रदेश के साथ समझौता रहा था। किसके साथ मेरे भाई? आंध्र प्रदेश के साथ समझौता रहा था। अभी एक और याद रख सकते हो, डीपीआईआईटी का भी समझौता, डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका समझौता रहा था मर्सिडीज। ओके, मर्सिडीज बेंज के साथ। किस चीज के लिए समझौता रहा था? मर्सिडीज बेंज इंडिया और डीपीआईआईटी का। ये दोनों ये कहते हैं कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, इसको बूस्ट करना है। इंडिया का जो रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है उसको मेरे भाई प्रमोट करना है। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स है उनको सपोर्ट करना है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को आगे ले जाने के लिए, रोड सेफ्टी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए डीपीआईटी और मर्सिडीज बेंच के बीच में समझौता रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है NHLML का, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड का। किसके साथ? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IWAI के साथ समझौता हुआ था। किस चीज के लिए? उत्तर प्रदेश के बनारस में मेरे भाई, वाराणसी में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए जितने स्टार लगा सकते हो उतने लगा लेना। एक आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बनारस में, और उसके लिए समझौता रहा है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड का इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। क्लियर है मेरे भाई? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, रिवीजन हो रहा है, प्रॉपर चल रहा होगा दोस्त। 1 मार्च से रिवीजन में भी कोई कमी नहीं है, एमसीक्यूज में भी कोई कमी नहीं है। बस कमी अगर कुछ हो सकती है तो वो आपकी निरंतरता में कमी हो सकती है, मेरी निरंतरता में कमी नहीं हो रही मेरे भाई। लगातार जुड़ो। लगातार जुड़ने के फायदे ये हैं कि जो ये अभी हम लोगों ने लगभग मेरे भाई 7-8 न्यूज पढ़ी है, ये 7-8 न्यूज अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होंगी उनके लिए भी रिवीजन का काम हो गया। आपके पेपर में कोई लंबे लंबे लिखने के लिए सवाल नहीं आ रहे, ऑप्शन आ रहे, ऑप्शन टिक हो जाएंगे। टिक मेरे भाई, समझ रहे हो? लग जाएगा टिक। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, धुंधला धुंधला ये रिवीजन भी याद रह गया, यहीं से वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, समझ रहे हो? राधे। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला सवाल देखिएगा। अभी इसमें और भी करेक्ट कर सकते हो आप, जैसे स्टेट रिलेटेड न्यूज पकड़ सकते हो। अभी हाल फिलहाल जो भी स्टेट न्यूज में रहा उनको उठा लो। अभी आंध्र प्रदेश न्यूज में आ गया मेरे भाई। ठीक है, स्टेट कौन कौन से न्यूज में रहे थे? सोचो 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 मेरे भाई, दिमाग लगाओ। ठीक है, आज मैं नहीं लगा रहा, आज तुम लगाओ। आगे बढ़ते हैं। वो बैंक कौन सा जिसने अभी 1 बिलियन रेज किए थ्रू द इशुएंस ऑफ इट्स फर्स्ट सोशल बॉन्ड? कौन सा बैंक है जिसने सोशल बॉन्ड इशू करके पैसा उठाया है? कौन सा बैंक है जिसने अभी सोशल बॉन्ड इशू करके मेरे भाई पैसा उठाया? फटाफट बताइए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड मेरे भाई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। फर्स्ट सोशल बॉन्ड टू सपोर्ट थी 9.94% हिस्सेदारी बेची है। वो किसको बेची है मेरे भाई? एयरटेल लिमिटेड को। ओके, एयरटेल लिमिटेड को ये हिस्सेदारी बेची गई है। आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगा। ओके, और क्या याद रख सकते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, BOB, इसने क्या किया है? इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। सेविंग अकाउंट किसके लिए? फॉर वीमेन NRI। ओके, जो वीमेन NRI है उनके लिए। तो BOB, इसका नाम है BOB, वीमेन NRO सेविंग अकाउंट। ओके, BOB वीमेन NRO सेविंग अकाउंट, इसको ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सिस बैंक है इसने अभी एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील करी है मेरे भाई, एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील करी है IBU के माध्यम से। IBU क्या है? IFSC बैंकिंग यूनिट। ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। Axis Bank became the first Indian bank to execute an aircraft financing deal by its international banking unit at the Gift City IFSC. Done? भाई ये थोड़ा बफर हुआ है, ये बीच में आना जाना चलता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना? वो मेरे को दिख रहा है बफरिंग।
जैसे ही वो शुरू हो जाता है मैं भी शुरू हो जाता हूँ, वो 1 सेकंड का बफर होता है, वो 1 सेकंड का मुझे लग रहा है या तो टेक्निकल कोई ग्लिच विलिच होगा मेरे भाई। ओके, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी न्यूज में रहा था, एसबीआई न्यूज में रहा था। एसबीआई क्यों न्यूज में रहा था दोस्त? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अस्मिता लॉन्च किया, अस्मिता। अब ये अस्मिता क्या है मेरे भाई? अस्मिता लॉन्च किया एक कोलेट्रल फ्री डिजिटल एसएमई लोन है मेरे भाई, एसएमई लोन प्रोडक्ट है। ओके, एसएमई लोन प्रोडक्ट है वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इवन इसने अभी नारी शक्ति भी लॉन्च किया, नारी शक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। एक डेबिट कार्ड है मेरे दोस्त, प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, एक डेबिट कार्ड है दोस्त। ओके, डेबिट कार्ड है। तो देखना, भारतीय एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 69.94% बेच दी एयरटेल लिमिटेड को। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडिया का पहला सेविंग अकाउंट लॉन्च किया वीमेन एनआरआई के लिए मेरे भाई। एक्सिस बैंक ने एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग डील करी है अपनी आईबीयू के माध्यम से, इंटरनेशनल आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के माध्यम से। एसबीआई ने अस्मिता करके एसएमई लोन लॉन्च किया है। नारी शक्ति करके डेबिट कार्ड भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, एक बैंक है मेरे दोस्त फेडरल बैंक, इसने अभी इनका अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? एंटरटेनमेंट 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 मेरे भाई, विद्या बालन। ओके, विद्या बालन को बनाया। फेडरल बैंक की बात करें तो अभी इसने सिडबी के साथ भी समझौता किया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेरे भाई। एक बैंक है जिसने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इसका नाम है प्रोजेक्ट हक मेरे भाई, और ये प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया एचडीएफसी बैंक ने। ओके, एचडीएफसी बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया है। और क्या याद रख सकते हैं, जो जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक में जो एसबीआई की हिस्सेदारी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हिस्सेदारी है 17.83%, वो हिस्सेदारी मेरे भाई वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बेच रहा है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास मेरे भाई 7% हिस्सेदारी हो जाएगी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 7% हिस्सेदारी हो जाएगी मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? क्लियर है इतना? डन, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। Which two companies are acquiring मैग्मा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़? तो 4500 करोड़ रुपए में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस है लिमिटेड है, उसको कौन सी कंपनी एक्वायर कर रही है? कौन सी कंपनी एक्वायर कर रही है मेरे भाई? यहां पर आंसर बनता है मेरे भाई पतंजलि आयुर्वेद एंड धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। ओके, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप। ओके, 53rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग आईएलओ की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कहां पर हुई थी? जहां पर आईएलओ का हेडक्वार्टर मेरे दोस्त वहीं पर हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग रही थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला, फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको रामसर अवार्ड से सम्मानित किया गया वेटलैंड वाइज यूज के लिए? वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने मेरे भाई? पहले भारतीय, अभी एक और अवार्ड रहा था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मेरे भाई। ओके, आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड। ओके, यहां तो आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 1 जयश्री वेंकटेशन। ओके, अब इसमें जो मेंस कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया वो शुभमन गिल को दिया गया है, ठीक है। और वीमेन कैटेगरी में किंग को दिया गया, किंग ऑस्ट्रेलियन है, किंग मेरे भाई, पूरा नाम है एलाना किंग। ओके, एलाना किंग, शी इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। शुभमन गिल की बात कर लेते तो शुभमन गिल का ये तीसरा, थर्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है मेरे भाई, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है। आई होप क्लियर होगा दोस्त, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत की बात करें, ऋषभ पंत को एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। किस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया? लॉरेंस कमबैक, कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, लॉरेंस कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए एग्जाम में आना है मेरे भाई, कोई नहीं रोक सकता। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो सेरेमनी रहेगी वो आपके मैड्रिड में रहेगी, स्पेन के मैड्रिड में। ओके, स्पेन मैड्रिड में सेरेमनी रहेगी और उस दौरान यहां पर अनाउंसमेंट होगा क्या इनको ये अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है मेरे भाई। ओके, अभी एक अवार्ड है, इसका नाम है ऑनो, ऑनो रेरी। ओके, ऑनोरेरी, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ओके, तो ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मेरे भाई इस सम्मान से सम्मानित किया गया, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट मेरे दोस्त, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड। और जो हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड रहे उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है दोस्त?
यहां लिखा है हरमनप्रीत सिंह सविता पूनिया को बलवीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फॉर मेंस एंड वीमेंस रेस्पेक्टिवली। करेक्ट है दोस्त। सविता पूनिया वॉन द अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024। क्या ये करेक्ट है? सविता पुनिया का तीसरा है मेरे भाई ये। हरमनप्रीत सिंह वाज आल्सो नेम्ड एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। इनको एफआईएच मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। ये अपना करेक्ट है दोस्त। तो 1975 का जो वर्ल्ड कप विनिंग 1975 की जो वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन हॉकी टीम है, इसको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये अपना करेक्ट है। दूसरा इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा कि सविता पूनिया का ये मेरे दोस्त तीसरा अवार्ड है, थर्ड टाइम है। ओके, तो यहां पर पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है दोस्त। अगला सवाल देखिएगा। 2025 का जो वीमेन प्रीमियर लीग रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? वीमेन प्रीमियर लीग, जिन्होंने फोकस होकर कल पढ़ा होगा उनके लिए इजी होगा, जिन्होंने फोकस होकर नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई उनके लिए इजी नहीं होगा। ओके, तो यहां लिखा है कि मुंबई इंडियंस वॉन देयर सेकंड वीमेन प्रीमियर लीग टाइटल इन 2025। ये करेक्ट है। नेट जो साइबर ब्रंट है, इन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज टाइटल अपने नाम किया था। इवन सबसे ज्यादा रन भी इन्होंने बनाए हैं। ओके, फाइनल वाज प्लेड एट द ईडन गार्डन एट कोलकाता। नहीं भैया जी नहीं, फाइनल कहां खेला गया था? फाइनल आपका कहां रहा था मेरे दोस्त? फाइनल बॉरबोर्न ब्राबोर्न स्टेडियम में रहा था मेरे भाई, ब्राबोर्न स्टेडियम में। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया। जो एमिलिया केर हैं, जो हेले मैथ्यूज हैं, ये जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे मेरे भाई। ओके, सबसे ज्यादा विकेट 18 विकेट इन्होंने लिए थे। नेट साइबर ब्रांड मुंबई इंडियंस 523 रन बनाए थे मेरे भाई। तो यहां पर पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट। ओके, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। क्लियर है दोस्त? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मुंबई इंडियन प्लेयर बिकम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 500 रन इन अ सिंगल एडिशन ऑफ द वीमेन प्रीमियर लीग? यार ठीक है, नताली सिवरब्रंट। ओके, नताली सिवरब्रंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर वॉन द डबल टाइटल एट दी $30,000 ITF वीमेन टेनिस टूर्नामेंट? थाईलैंड में भी ये टूर्नामेंट रहा था और ये किसने जीता है, किस पेयर ने जीता है? तो इनका नाम है श्रीवल्ली भामी दिपाती। ओके, श्रीवल्ली भामी दिपाती वेदई चौधरी, इन दोनों के द्वारा ही टाइटल अपने नाम किया गया था। इसरो ने अपना पहला सक्सेसफुल अनडॉकिंग अभी अचीव किया था किस मिशन के तहत मेरे दोस्त? किस मिशन के तहत बताइए मित्रों, किस मिशन के तहत? ओके, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर इज स्पार्डेक्स मेरे भाई। अब यहां से कनेक्ट करेंगे, गजब न्यूज, मजा आ जाएगा आपको मेरे दोस्त पढ़ के से। सबसे पहले तो एक हमने देखा था कि एक स्टेटस का नाम है असम। ओके, असम। असम गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि भाई हम अपनी खुद की ओन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ओके, ओन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ओके, ओन सैटेलाइट। अब इस ओन सैटेलाइट का मतलब अपनी खुद की सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है मेरे भाई असम, असम सेट इसका नाम है। ओके, तो असम गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट नेम्ड असम सेट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस टेक स्टार्टअप, इसका नाम है दिगंत तारा। दिगंत तारा मेरे भाई। ओके, दिस इज स्पेस टेक स्टार्टअप। ओके, और वर्ल्ड का फर्स्ट जो कॉमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है वो इसने यहां पर लॉन्च किया। इसका नाम है स्कॉट मेरे भाई, स्कॉट। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल, भाई साहब कान खोल लो, सुन लो जरा ध्यान से, विश्व का पहला कॉमर्शियल, वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्पेस सर्वेलेंस सैटेलाइट, इसका नाम है स्कॉट। स्कॉट की फुल फॉर्म क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरे भाई? तो ये दोनों क्लियर होना चाहिए, सर्वेलेंस सैटेलाइट वाला भी और असम की जो सैटेलाइट है मेरे दोस्त इसका भी। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है यहां से इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सेट होने जा रहा है। कोई नहीं रोक सकता दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। इवन और क्या याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं? ओके, अभी मून पर वाटर को डिटेक्ट करने के लिए, ओके, जो वाटर है उसको डिटेक्ट करने के लिए अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा, नासा ने ये लॉन्च किया है, इसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट मेरे भाई। ओके, लूनर
ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट कहां से लॉन्च हुआ, कैसे हुआ, उसमें मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं। सैटेलाइट को बनाया किसने, लॉकहीड मार्टिन ने, ये जरूर याद रखना। इट इज बिल्ट बाय द लॉकहीड मार्टिन। और इसका काम ही क्या होगा, तो जो परमानेंटली शेडोड लूनर क्रेटर्स नहीं है ना, वहां पर वाटर को मैप करने का काम मेरे दोस्त इसका रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, which Padma Bhushan awardee renowned Odia poet also served as the chief secretary of Odisha has passed away। भैया जी चले गए, ये चले गए भैया जी चले गए। क्या नाम है इनका, बताइए। राइट आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 2, रमाकांत रथ। ओके, रमाकांत रथ। ओके, पद्म भूषण अवार्डी थे, रिनाउंड उड़िया पोइट थे और चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा के तौर पे काम किए थे। अब देखो मन में तो आ रहा है एक चीज बड़ा कनेक्ट कर दूं, बस समय का अभाव है, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड लगेगा, कनेक्ट कर दे रहे मेरे भाई। अभी हाल फिलहाल पद्म अवार्ड दिए गए, पद्म अवार्ड 2025 अनाउंस किए, सिर्फ नंबर्स उठा लेते हैं। टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2025 दिए गए, टोटल कितने लोगों को मेरे भाई, 139 लोगों को दिया गया। 139 पद्म अवार्ड इस साल दिए गए हैं। अब इन पद्म अवार्ड में से पद्म विभूषण अवार्डी कितने हैं, तो टोटल 7 है मेरे भाई। पद्म भूषण अवार्डी कितने, 19 नंबर्स भी याद रखना। पद्मश्री अवार्डी कितने मेरे दोस्तों, 113 पद्मश्री अवार्डी हैं। अब इनमें से महिलाएं कितनी है, महिलाएं तो यहां पर वीमेन जो है वो 23 है मेरे भाई, 23 वीमेन है। ये पूछा गया था एग्जाम में मेरे दोस्त। इसमें यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर है, एनआरआई है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। ओके, तो ये जो लोग हैं जो कि मतलब दोस्त इस कैटेगरी से आते हैं वो 10 लोग रहे। कितने ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त जिनको राम नाम सत्य हो गया, फिर उसके बाद उनको दिया गया पोस्ट्यूमसली 13 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया। 13 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इसमें एक चीज पकड़ लेते हैं कि जो पद्म विभूषण अवार्डी है 7, इसमें मरणोपरांत कितने हैं, मरणोपरांत इसमें 3 है। एक नाम है एमटी वासुदेवन नायर मेरे भाई, एक नाम है यहां पर ओसामू सुजुकी, और एक नाम है मेरे भाई शारदा सिन्हा। क्या नाम है बेटा, शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी, एमटी वासुदेवन नायर, इन तीनों को मेरे दोस्त पद्म विभूषण अवार्ड से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। ओके, अब आपके होमवर्क का पार्ट रहेगा कि 19 में से कितने लोग हैं। चलो मैं बता दे रहा हूं, 19 में से 4 लोग हैं जिनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। अब वो 4 लोग कौन से हैं जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जीता है इस वर्ष मरने के बाद। ओके, जिनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू दी डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई यानी होल सेल प्राइस बेस्ड इंडेक्स मेरे दोस्त। महंगाई को मापने के 2 तरीके, एक तरीका अपना सीपीआई और एक तरीका यहां पर डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म होती है होल सेल प्राइस इंडेक्स। ओके, अब ये जो इन्फ्लेशन का रेट है फरवरी महीने में 2.38% रहा है, 2.38% रहा है। यही कह रहे हैं कि ये जनवरी महीने में 2.31% रहा था। तो क्या महंगाई कम हुई है कि महंगाई बढ़ी है? पहले भैया 2.31% थी, अब 2.38% हो गई है। महंगाई बढ़ी है कि महंगाई कम हुई है? सर महंगाई तो यहां पर बढ़ती हुई दिख रही है। हाँ जी, वही लिखा हुआ है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.38% इन फरवरी, जो कि आपका जनवरी में मेरे भाई 2.31% रहा था। डब्ल्यूपीआई का जो डेटा है और जो सीपीआई का डेटा है, डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो है 2011-12, सीपीआई का बेस ईयर जो है वो है 2012। डब्ल्यूपीआई का डेटा जो होता है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जारी करती है। सीपीआई का डेटा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जारी करता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में भी डीपीआईआईटी के द्वारा डेटा जारी किया जाता है। यहां पर जो डेटा जारी किया जाता है वो आपका एनएसओ के द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनके बेस ईयर को चेंज करने की बात की जा रही है। बेस ईयर को, ओके, बेस ईयर जो ये बेस ईयर दिख रहा है ना 11-12, इसको चेंज करने की बात की जा रही है। इसको चेंज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ये जून 2024 की न्यूज है। कल मैंने ना सुदर्शन बैच में इसको एक्सप्लेन किया था। जो बच्चे सुदर्शन बैच का पार्ट होंगे उनको मैंने रिवाइज कराया था, पढ़ाया था मेरे भाई कि एक कमेटी बनाई गई है डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए। इस कमेटी के हेड कौन है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मेरे भाई। जो डब्ल्यूपीआई है इसमें टोटल कितने आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल कितने हैं? टोटल आर्टिकल मेरे दोस्त 697 आर्टिकल है इस बकेट में, इस बास्केट में, जिनके बेसिस पे ट्रैकिंग होती है मेरे दोस्त प्राइस की। ओके, अब इनमें यहां पर 697 आर्टिकल में 117 आर्टिकल जो है वो प्राइमरी आइटम्स है। ओके, ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है दोस्त, प्राइमरी
आइटम्स है। ओके, 16 आइटम जो है वो यहां पर फ्यूल एंड पावर है, फ्यूल एंड पावर। ओके, 564 आर्टिकल जो है वो आपके मैन्युफैक्चर्ड मेरे दोस्त प्रोडक्ट है। ओके, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है। अब यहां पर देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, प्राइमरली ड्यू टू इंक्रीज इन फ्यूल एंड पावर प्राइसेस। तो ये यही कह रहा है कि जो फ्यूल एंड पावर के प्राइसेस है अलोंग विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हायर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा हाई कॉस्ट होने की वजह से, फ्यूल एंड पावर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से यहां पर जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन का रेट है मेरे दोस्त वो आपको 2.38% देखने को मिला है, 2.38%। और ये डेटा किसने जारी किया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा जारी किया गया। आई होप क्लियर होगा। इवन WPI रेट जो है वो जनवरी में वो 2.31% थी, वही बात तो लिखी हुई है, वो तो हमने पढ़ ली थी अभी। ओके, ये तो हो गया हो गया हो गया। ओके, अभी CPI की और बात कर ले तो CPI जो आपका रहा वो 3.61% रहा है फरवरी महीने में। तो देखो दोनों डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, WPI का फरवरी का डेटा कितना है और CPI का। इन्होंने ये वाली बात बोली है कि फर्स्ट टाइम है कि 6 महीने में ही RBI का जो टारगेट है 4% उससे नीचे आ गया। असल में है क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट देती है कि सुनो RBI, मैंने ये अनुभव किया मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, तो प्लीज इस पर गौर फरमाना। RBI को 5 साल का टारगेट क्या मिला है कि 4% पे महंगाई को आपको रखना है ±2%। ओके, 4% को बोला जाता है मीडियम टर्म टारगेट। इससे अगर ज्यादा भी हो तो 6% तक जाए, इससे अगर न्यूनतम भी हो तो 2% तक जाए। 2% को बोलते हैं लोअर टॉलरेंस लेवल और 6% को बोलते हैं मेरे भाई अपर टॉलरेंस लेवल। तो यहां पर इस लाइन को पढ़ना जरा, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम है 6 महीने में कि इट फेल बिलो द RBI's टारगेट ऑफ 4%। ये पहली दफा है 6 महीने में कि RBI की जो टारगेट है 4% उससे मेरे दोस्त नीचे आता हुआ दिखा है। ओके, ये CPI की बात हो रही है। क्लियर है गाइस, आगे बढ़ते हैं। मूडी का मूड बदल गया और मूडी कह रहा है कि सुनो भैया जी, इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो आपको नेक्स्ट फिस्कल में, यानी देखो 2 फाइनेंशियल ईयर है, एक तो 24-25 है और एक मेरे दोस्त 25 से 26 है। गौर फरमाइएगा, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है वो आपका 24-25 वाला होने वाला है। 24-25 वाला फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है। ओके, मार्च क्लोज मेरे दोस्त। इसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है मेरे भाई वो है अपना 25 से 26। तो ये कह रहे हैं कि 25 से 26 में जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.5% से ज्यादा रहेगी। इवन 6.3% का अनुमान इन्होंने इसके लिए लगाया है और इसके लिए बोल रहे हैं कि 6.5% से ज्यादा देखने को रहेगा। ज्यादा, ये वर्ड जरूर लिखना, एक्सीड 6.5%। अगर अपने नोट्स में लिखो मेरे भाई, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ये 6.5% की दर से ग्रो करेगी नेक्स्ट फिस्कल में। और मूडी ने कहा है, मूडी रेटिंग ने कहा है कि इस साल 6.3% की दर से ये ग्रो करने जा रही है। क्लियर है भाई, डन। इवन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनके अनुमान पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने 24-25 के लिए अनुमान लगाया 6.4%। ओके, और नेक्स्ट फिस्कल के लिए 25-26 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान है वो है 6.3% टू 6.8%। 6.3% से ये 6.8% रह सकता है। बात क्लियर हो रही बेटा। इवन एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर NSO के हिसाब से 2024-25 का जो क्वार्टर नंबर 3 है मेरे भाई। ओके, कौन सा क्वार्टर नंबर 3 मेरे दोस्त, तीसरे क्वार्टर में ग्रोथ रेट कितनी रही थी तीसरे क्वार्टर में? किसी को आइडिया मेरे भाई, तीसरे क्वार्टर में कितनी ग्रोथ रेट रही थी एज पर NSO? अभी डेटा आया था NSO का, Q3 का डेटा। बहुत बढ़िया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं। इस क्वार्टर में कितनी रही थी? 6.2%, 6.2% मेरे भाई, 6.2%। अब मेरा सवाल यह है कि 24-25 के लिए कंप्लीट अनुमान कितना है एज पर NSO ने कंप्लीट प्रोजेक्शन कितना किया है? कंप्लीट प्रोजेक्शन मेरे भाई, फटाफट बताइए, इसका आंसर करिए मेरे भाई, फटाफट फटाफट बताइए। बड़ा अव्यवस्थित माहौल है, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये तो बस उंगलियों पे याद होनी चाहिए। मैं बोला नहीं कि उधर से जवाब आया नहीं मेरे भाई, ठीक है। एज पर NSO 24-25 का क्वार्टर 3 का GDP ग्रोथ रेट 6.2% रहा। 24-25 के लिए मेरे भाई ये 6.5%, 6.5%। ओके, ठीक है, 6.5%। ये अनुमानित है, ये कैलकुलेटेड है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट यार,
आईआईएफएल फाइनेंस कह रहा है कि भैया जी हमने शक्ति लॉन्च किया, ऑल वीमेन ब्रांचेस। आईआईएफएल फाइनेंस ने ऑल वीमेन ब्रांचेस ओपन करी है। इंडिया की लीडिंग एनबीएफसी है, इसने 7 अपनी जो एग्जिस्टिंग ब्रांच है उनको ऑल वीमेन स्टाफ ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया है शक्ति ब्रांच में मेरे भाई। शक्ति ब्रांच, शक्ति मतलब यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑल वीमेन ब्रांच, ओके, ऑल वीमेन ब्रांच। ये वीमेन ब्रांच आपकी दिल्ली एनसीआर में होंगी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में होंगी, वीमेन को एम्पावर करेंगी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। ओके, सिंपल सी बात है, पहला पैराग्राफ पकड़ो, आगे बढ़ो। ओके डन मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, अभी हाल फिलहाल देखें तो नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रीच। देखो पहले तो इस संस्था के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये संस्था मेरे दोस्त किस काम की है, क्या ये काम करती है। ओके, इस संस्था का काम क्या है मेरे दोस्त। ओके, तो बेसिकली एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, और मेघालय के शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, कहां पर? मेघालय के शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, अब इससे रिलेटेड जरा चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, अगर पढ़ना चाहो NECTAR पढ़ो तो ज्यादा बढ़िया है। जितेंद्र सिंह साहब अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उन्होंने अभी क्या किया है, इसके एक परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी है, और ये आधारशिला रखी है उन्होंने शिलोंग में। और शिलोंग में भी अगर थोड़ा अंदर गहराई से जाएंगे तो माव दियांग डियांग यहां पर परमानेंट कैंपस की इसकी आधारशिला रखी गई थी। नेशनल नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, ठीक है भाई। ओके नेक्स्ट। ये कह रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। अभी इवन एक इन्होंने ना मिशन भी लॉन्च किया था, मेरे को मिशन का नाम तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मिशन सैफरॉन करके लॉन्च किया था, और फिर जो कश्मीर का सैफरॉन है उसको जीआई टैग भी मिला था जब मैं इस न्यूज को पढ़ रहा था, ठीक है। उतना गहराई से नहीं जाना आप, परमानेंट कैंपस याद रखिए कहां पर है। मुथूट माइक्रोफिन को डबल गोल्ड अवार्ड मिला है स्कॉच अवार्ड 2025 में। ओके, दो बैक टू बैक अवार्ड इंपॉर्टेंट है। स्कॉच अवार्ड 2025 में मुथूट माइक्रोफिन को डबल गोल्ड मिला है। ओके, तो मुथूट माइक्रोफिन एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने का ये काम कर रहा है, और इसने अभी 2 माइलस्टोन अचीव करे हैं, 2 गोल्ड अवार्ड जीते हैं इसने स्कॉच अवार्ड 2025 में। ये जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इंश्योरेंस सॉल्यूशन है, उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसकी रीच को बढ़ाने के लिए इसने जो काम किया उसके लिए इसको सम्मानित किया गया है। सबसे पहले यहां पर देखो तो लिखा है मुथूट माइक्रोफिन रिसीव्ड 2 गोल्ड अवार्ड्स इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल इनिशिएटिव इंक्लूजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस बेस्ट कस्टमर एप्लीकेशन और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसमें ये जो अवार्ड दिया गया है इसका एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रहा था महिला मित्र, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिवॉल्यूशनाइज करने का काम कर रहा है रूरल इंडिया में महिलाओं के लिए। तो इसके लिए ऐसे याद रख सकते हो ना, महिला मित्र के लिए इसको महिला मित्र इनिशिएटिव के लिए गोल्ड अवार्ड मिला, सिर्फ शॉर्ट में महिला मित्र इनिशिएटिव के लिए गोल्ड अवार्ड मिला मेरे भाई। ओके, एक इसका इनिशिएटिव एक गृह रक्षा इंश्योरेंस स्कीम, इसके लिए इसको एक अवार्ड मिला है मेरे भाई। तो 2 जो अवार्ड मिले हैं, BFSI अवार्ड बेस्ट इंश्योरेंस स्कीम के लिए मेरे भाई। ओके, दूसरा यहां पर ये आपका हो गया कॉर्पोरेट एक्सीलेंस बेस्ट कस्टमर एप्लीकेशन के लिए ऑन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये 2 अवार्ड यहां पर इसको दिए गए, किस किस पर्पस के लिए दिए गए, किसके इनिशिएटिव के लिए दिए गए, एटलीस्ट सिर्फ उसका नाम तो पढ़ सकते हैं ना हम लोग। ओके, स्टार मार्क कर लेना, ASQ अवार्ड फॉर बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो दिल्ली जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको ASQ अवार्ड मिला है बेस्ट एयरपोर्ट के लिए। तो जो GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जो कि मतलब होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की। असल में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एक सब्सिडरी है GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, और इसको अभी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर, ये कहते हैं कि जो ये एयरपोर्ट है 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले एयरपोर्ट में ये मेरे दोस्त बेस्ट एयरपोर्ट है, बेस्ट एयरपोर्ट ओवर 40 मिलियन पैसेंजर। बात समझ में आ रही है? एशिया पैसिफिक रीजन में इसको सम्मानित किया गया, एशिया पैसिफिक रीजन में। ओके, तो ये 7th कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जब दिल्ली एयरपोर्ट है इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया, मतलब कस्टमर सर्विस के एक्सीलेंस के लिए इसको सम्मानित किया गया है। ओके, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल उसके द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया, एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा इस अवार्ड से मेरे भाई सम्मानित किया गया है। क्लियर? डन? आई होप गाइज इतना क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट मेरे भाई, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान, देवेंद्र प्रधान फादर है धर्मेंद्र प्रधान के। ओके,
देवेंद्र प्रधान जो है वो फादर है मेरे दोस्त धर्मेंद्र प्रधान के, ओके। और इनका निधन हो गया है, ये भी मंत्री रह चुके हैं, इंडियन पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वेटरन बीजेपी लीडर देवेंद्र प्रधान, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे थे, 13th लोकसभा से इलेक्ट हुए थे, देवगढ़ कॉन्स्टिट्युएंसी। इवन ये सेकंड वाजपेयी जो मिनिस्ट्री थी उसमें एग्रीकल्चर, सरफेस ट्रांसपोर्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर, ये इन्होंने विभाग देखे थे। बड़ा नाम है मेरे भाई, ओके, बड़ा नाम है, जरूर याद रखना। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इनके जो बेटे हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, कौन नहीं जानता, लोकसभा एमपी है वो संबलपुर से, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान साहब। अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं मेरे भाई, ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, ये हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त डेज, इनको पकड़ के चलिए। हर साल 14 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर मनाते हैं। पर्पस क्या है इसका, वही रिवर कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर करना, यहाँ पर इसका पर्पस रखा गया, ओके। अभी इंपॉर्टेंट डेज उठा सकते हैं आप लोग। 1 मार्च को कौन सा डे रहा था सर, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ओके। इसी दिन एक और डे रहा था, वर्ल्ड सी ग्रास डे मेरे भाई, ओके। कुछ मुझसे मिस हो जाए तो वो बता देना मेरे भाई। 3 तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे रहा था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भाई। 1 तारीख को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 तारीख को आपका वर्ल्ड सी ग्रास डे हो गया, 3 तारीख को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो गया, ओके। फिर 5 तारीख को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस, ओके। इंटरनेशनल डे फॉर डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। फिर 8 तारीख को आता है मेरे भाई इंटरनेशनल वीमेंस डे, ओके, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। फिर आता है दोस्त 10 तारीख को, 10 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस, ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस मेरे दोस्त। डन। डन मेरे भाई। इसके बाद और क्या है मेरे दोस्त, 15 तारीख को हम लोगों ने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पढ़ा था। इसी दौरान हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मेरे भाई, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली न्यूज तो आज नहीं पढ़ानी थी, ये कैसे आ गई आज, या अधूरी न्यूज थी। या ये एक्चुअल में ये न्यूज में लेकर आया था, ये है कि स्पेस एक्स ने अपना कैप्सूल लॉन्च कर दिया है, ठीक है, और सक्सेसफुली उसने 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज दिया है। और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसलिए गए हैं कि बुच विल्मोर जो सुनीता विलियम्स है उनको वापस लाया जा सके मेरे भाई, जो कि 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे, ओके। मैंने इसको इसलिए नहीं ऐड करना था क्योंकि इस न्यूज में मेरे को थोड़ा और काम करना है। ऐसे में 2 न्यूज सेट कर रखी है, ठीक है। एक ये वाली न्यूज है, इसको मैं कल कराऊंगा। स्टैंडर्ड मतलब ये फंसे हुए जो नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम, बुच विल्मोर, तो ये अब वापस आ पाएंगे। स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है, ठीक है। इतना भी पढ़ लो, थोड़ा सा इसमें पढ़ लो, बाकी का जितना भी है मेरे भाई मैं इसमें कल पढ़ाऊंगा, ओके। आगे अभी और न्यूज है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। आईओसी के बोर्ड ने अप्रूव किया है कि जो 2028 का ओलंपिक है, गौर फरमाइएगा, 2028 का जो ओलंपिक है ये आपका यूएसए होस्ट करने जा रहा है, यूएसए के कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में होने वाला है, इसलिए लिखा हुआ है एलए ओलंपिक्स। एलए ओलंपिक्स का मतलब है लॉस एंजल्स ओलंपिक, ओके। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि बॉक्सिंग को इंक्लूड किया जाएगा इन द प्रोग्राम फॉर दी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक, ओके। असल में जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने यहां पर अप्रूव कर दिया है, और उसने ये कहा है कि भाई साहब इसको हम ऐड करना चाहते हैं। अभी बोर्ड ने यहां पर अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। अब छोटा सा एक सवाल है, वैसे बॉक्सिंग इसका पार्ट नहीं था, इनिशियल स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करें जो आईओसी ने अप्रूव किया था 2022 में, ठीक है, वो इसका पार्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन अब मेरा एक सवाल छोटा सा है कि और कौन कौन से स्पोर्ट्स है जिनको 2028 के ओलंपिक में शामिल किया गया, 2028, बताइए मेरे भाई, कौन कौन से स्पोर्ट्स है जिनको 2028 के ओलंपिक में शामिल किया गया है। कुछ नए स्पोर्ट्स शामिल किए गए, एग्जाम का सवाल बन चुका है मेरे भाई। देखो 3400 बच्चे देख रहे हो, लाइक अभी भी 1400 चल रहा है यार, ये तो खराब बात है ना यार। मतलब मैं इतनी तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तुम लोग सुबह उठ रहे हो अपने लिए, ठीक है, तो मोहब्बत तो करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा है। कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई, ऐसे करोगे।
फटाफट से मेरे दोस्त 1400 लाइक, इनको बराबर करो, 3400 बराबर चलना चाहिए, किसी तरीके की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब देखो इसमें जो शामिल किया गया वो है, एक है बेसबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ओके, क्रिकेट, T20, ओके, क्रिकेट T20 मेरे भाई, फ्लैग फुटबॉल, ठीक है, लैक्रोस, लैक्रोस, ओके, एंड स्क्वैश। अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हूं ना तो मेरे दोस्त उसको करेक्ट कर देना, अगर कहीं पर भी मैं इनकरेक्ट हूं तो मेरे दोस्त इसको करेक्ट कर देना। वैसे जहां तक है 5 एडिशनल स्पोर्ट जो शामिल किए गए थे, उसमें एक रहा था बेसबॉल सॉफ्टबॉल, एक क्रिकेट रहा था T20, एक फ्लैग फुटबॉल रहा था मेरे भाई, ओके, एक लैक्रोसे रहा था, लैक्रोसे आई थिंक सो ये प्रोनाउंसिएशन होगा इसका, और स्क्वैश इसको यहाँ पर एडिशनल स्पोर्ट्स के तौर पर ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 है उसमें शामिल किया गया था। ओके ठीक है भाई, बेसबॉल और ये सारे खेल। चलिए नेक्स्ट, जस्टिस ये मैं पढ़ा चुका हूं, बस आज न्यूज़पेपर में था तो मैं ऐड कर लाया हूं। जयमाला बागची जो है, इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब के द्वारा शपथ दिलाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे। ओके, इससे जुडिशियल जो स्ट्रेंथ है वो 33 हो गई। वैसे जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो 34 है मेरे भाई, 33+1। ओके, यहां पर जो स्ट्रेंथ है वो 33 हो गई है इनके अपॉइंटमेंट के बाद। ओके, The court vacancy has been reduced to one. Justice Bagchi, who was the Calcutta High Court judge prior to this appointment, इससे पहले वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग मेरे भाई। मई 2031 में मेरे भाई वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। ओके चलिए आगे, विकास कौशल ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर में, तो इसलिए ऐड कर लाया हूं मैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके सीएमडी आज के न्यूज़पेपर में सोचो 18 के में ये दो चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएमडी कौन है? विकास कौशल मेरे भाई, विकास कौशल। ओके, ये न्यूज है यार, ये मतलब सुपर डुपर न्यूज है। मोहब्बत नहीं करनी मम्मी ने बोली थी, गलत बात होती है। अच्छा इधर फोकस कर लो मेरे भाई कंटेंट पे, कंटेंट से मोहब्बत करने की कह रहा हूं मैं, मेरे से मोहब्बत करने की नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। कंटेंट से कर लो, कंटेंट के लिए मम्मी थोड़ी मना कर रही है कि बेटा करंट अफेयर से मोहब्बत मत कर, करंट अफेयर से तो कर सकते हो। इधर आओ, इस न्यूज पे आओ। एनटीटी डेटा, एनटीटी डेटा एक डेटा सर्विसेज फर्म है, इसने अनाउंस किया है मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट, इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग MIST सबमरीन, सबमरीन मतलब अंडर वाटर केबल सिस्टम। सबमरीन का मतलब मेरे भाई अंडर वाटर। ओके, अंडर वाटर केबल सिस्टम। क्लियर दोस्त, जरा गौर फरमाइएगा। जो एंटिटी डेटा है एक मेरे भाई, एक डेटा सर्विस फर्म है, और उसने यहां पर अनाउंसमेंट किया है मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट MIST सबमरीन केबल सिस्टम। क्या मेरे भाई? MIST सबमरीन केबल सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो MIST सबमरीन केबल सिस्टम है, इसको कब तक कमीशन किया जाएगा? जून 2025 तक। जो पीडीएफ आपको मिलेगी ना, उस पीडीएफ में बिल्कुल वैसे ही मिलेगा कंटेंट, जिसमें बड़े इजीली आप इसको पढ़ पाओ। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव था मेरे भाई, इसलिए इस तरीके से ले आया। तो एंटिटी डेटा एक डेटा सर्विस फर्म है, उसने कहा है कि मलेशिया, इंडिया, जो सिंगापुर ट्रांजिट MIST सबमरीन केबल सिस्टम है, इसको 2025 तक, जून 2025 तक मेरे भाई कमीशन कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। और ये यहां पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा टू एंड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से और इंडिया को ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगा। ये टोटल 810 किलोमीटर का, 8100 किलोमीटर का मेरे भाई केबल है, जो कि लगभग 200 TBPS भाई, MBPS GBPS की बात नहीं हो रही। ये 8100 किलोमीटर का जो केबल है, ये 200 टेराबाइट पर सेकंड कैरी करेगा। बहुत बड़ी बात है, वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल इन एशिया मेरे भाई। मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर को, थाईलैंड को ये कनेक्ट करने जा रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि जो MIST है, MIST वॉज कनेक्टेड टू एंटिटी डेटा मुंबई लैंडिंग स्टेशन इन फरवरी 2023 एंड इट्स चेन्नई लैंडिंग स्टेशन इन मई 2023। नाइस, एंटिटी इज स्केलिंग इट्स ग्लोबल कैपेसिटी फ्रॉम मोर देन 1500 मेगावाट से 2000 मेगावाट। ठीक है, तो 8100 किलोमीटर का ये केबल है, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड इनको कनेक्ट करने जा रहा है। नाइस न्यूज मेरे दोस्त।
तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपके क्लियर लगा हो, बढ़िया लगा होगा। एक और न्यूज है मेरे पास, बट उसको मेरे भाई मैं कल पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल में ये, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एक रैंकिंग आई है, ठीक है, बाय सब्जेक्ट आई है, काफी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बट मैं कल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा मेरे भाई। ओके चलो, तो आज का सेशन ये रहा ओवरऑल। आई होप बढ़िया लगा होगा आपको। बैंक महापैक आप एनरोल कर सकते हैं, अगर आपको मेरे कोई भी बैच में एनरोल करना है तो आई विल सजेस्ट कि आपके पास बैंक महापैक होना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलते हैं। देखो 3x वैलिडिटी जो चल रही थी वो ऑलमोस्ट एंड है, बट मैंने अभी चेक किया था कि एप्लीकेशन पे मुझे शो हो रहा था @24/7 हमारे ऐप पे। तो आप भी अगर एनरोल करना चाहते हो तो देख सकते हैं मेरे भाई, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बट कोशिश करना है सून एज पॉसिबल, क्योंकि हट ही जाएगा वो। 4 मंथ वाला बैंक महापैक 12 मंथ के साथ मिल रहा है, 6 मंथ वाला मेरे भाई 18 मंथ के साथ मिल रहा है, एंड 9 मंथ वाला आपको 27 मंथ के साथ। ये फाइनल प्राइस रहेंगे आपके लिए। कोड जो है इसके लिए डिस्काउंट कोड है वो है Y168। ओके, इसमें आपको सुदर्शन बैच भी मिलता है। बेसिकली जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करें उनके पास सुदर्शन बैच होना चाहिए। सुदर्शन बैच में मेरी भाई अभी तक 4 और 3 7 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें फरवरी की 3 क्लासेस हो चुकी है, और मेरे दोस्त हमारी जो सुदर्शन बैच है उसकी डेडिकेटेड 4 क्लासेस हो चुकी है, टोटल 7 क्लासेस में हो चुकी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो बैच। वॉरियर प्रो बैच आपको 1562 का मिलता है, बट अभी आपको 1420 का मिल रहा है, बजाय 12 महीने के ये आपको 24 महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। सेम कोड आपको यूज करना है Y168 मेरे भाई। ओके, और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है तो आप टेस्ट गुरु में एनरोल कर सकते हैं। इसके प्राइस भी आपको बजाय 279 के 199 मिलेगा मेरे भाई। Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त। पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए।